नमस्कार, मैं विनीत उपाध्याय, हिंदी विल का लेखक तथा संपादक फिर एक बार आपके साथ हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आपने हिंदी विल पुस्तक का चुनाव किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में इस समय नई शिक्षा पद्धति अर्थात एनईपी के विषय में बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है तथा बहुत जल्दी ही इसके लिए एनसीएफ भी तैयार हो जाएगा। ऐसे में एक विचारणीय प्रश्न यह है कि एक अध्यापक के रूप में हम इस परिवर्तन के लिए स्वयं को किस प्रकार तैयार करें। विद्यार्थियों को कैसी पाठ्य सामग्री दी जाए जो उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इसी विषय पर बात करेंगे। हिंदी विल का जो स्वरूप आपके सामने है वह अत्यंत ही परिश्रम तथा गहन शोध का परिणाम है। अपने दीर्घकालिक शिक्षा अनुभव, अनेक विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों तथा विद्वानों से चर्चा करने के उपरांत मैंने यह पाया कि विद्यार्थियों को पुरानी परिपाटी से हटकर एक उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसा पाठ्यक्रम जो उनका सर्वांगीण विकास कर सके। इसी के परिणाम स्वरूप हमने हिंदी विल रूपी यह उन्नत पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से एनईपी पर आधारित है तथा विद्यार्थियों को समर्पित है तथा उनके पूर्ण रूप से अनुकूल है। आज आपके साथ जुड़ने का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही खास है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एनईपी किस प्रकार शिक्षा की ओर एक प्रभावी कदम है। इसमें हम यह जानेंगे कि एनईपी आज के समय में शिक्षा के किस रूप को परिभाषित करती है। चर्चा के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि हम हिंदी विल पुस्तक का उपयोग करके अपने हिंदी शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बना सकते हैं तथा चर्चा के अंतिम चरण में हम बात करेंगे एनईपी के संदर्भ में हिंदी विल के प्रयोग तथा उसकी उपयोगिता पर। तो आइए हम अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। एनईपी के विषय में बात करने से पहले मैं चेतना प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को लेकर, ई कंटेंट को लेकर, अध्यापकों की ट्रेनिंग तथा कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर इतने अधिक जागरूक हैं और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज की इस चर्चा में मैं सबसे पहले फोकस करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात एनईपी 2020 पर। एनईपी 2020 हम सभी के सामने है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग इससे अवेयर होंगे, इससे अवगत होंगे, इसे पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। ये वो पॉलिसी है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेकर, बच्चों की न्यूट्रिशियस डाइट से लेकर, पेरेंटिंग से लेकर, टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से लेकर, एडल्ट एजुकेशन तक तथा एम्प्लॉयबिलिटी तक तथा उसके भी आगे कल्चर तथा वैल्यूज तक जाती है। ऐसे में आज के समय हमारा और आपका सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हम विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षित करें कि हमारा देश आगे बढ़े और देश का निर्माण करने वाले ये भावी नागरिक, ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी आगे बढ़े। पहले हम यह मानकर चलते थे कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, लेकिन सच तो यह है कि केवल ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका प्रयोग, उसका एप्लीकेशन। किसी भी बच्चे को कितना भी बड़ा ज्ञान आप दे दो, लेकिन यदि वह उसका प्रयोग करना नहीं जानता, सोसाइटी में यूज करना नहीं जानता, तो बच्चा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उस ज्ञान को रिलेट नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, दुनिया और समाज और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं दे पाता, तो ऐसा ज्ञान उसके किसी कार्य का नहीं है। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त ज्ञान का प्रयोग करना बेहद जरूरी है।
और यदि सरल शब्दों में कहें तो यही एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य भी है कि बच्चा अपने ज्ञान का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। आज मैं आप सभी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के साथ जुड़ा हूं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का कार्य केवल बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्वांग शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही उनके शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास को भी ध्यान में रखें। ये वो उम्र होती है जब बच्चे में आदतों का विकास होता है। ये वो उम्र होती है जब उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। ये वो उम्र होती है जब बच्चे सही और गलत सीखते हैं और उनके मस्तिष्क पर प्रिंट होता है। इस समय यदि किसी बच्चे ने गलत सीख लिया तो उस गलत लकीर को मिटा पाना असंभव हो जाता है। इस उम्र में यदि किसी बच्चे ने सत्य सीख लिया, ईमानदारी सीख ली, सहयोग सीख लिया, संवेदनशीलता सीख ली, प्रेम तथा करुणा जैसे भाव सीख लिए, तो फिर वह उन्हें आजीवन नहीं छोड़ता है। तो प्राथमिक विद्यार्थियों की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब हमें अपने कैरेक्टर, अपनी योग्यता तथा अपने अनुशासन के द्वारा बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, उन्हें प्रेरित करना होता है। हमारे और आपके लाख पढ़ाने, सिखाने या रटाने से विद्यार्थी नहीं सीखते, बल्कि वो हमारा और आपका कंडक्ट देखते हैं, हमारा और आपका व्यवहार देखते हैं, हमारा और आपका एटीट्यूड देखते हैं, हमारी और आपकी रिफ्लेक्शन उनके भीतर आती है। तो प्राथमिक स्तर के इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हम कैसे करें, यही एनईपी का प्रमुख उद्देश्य है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी पुस्तक हिंदी विल इसमें पूर्ण रूप से सहायक है कि आप किस प्रकार से अपनी कक्षा में एक अच्छे इंसान, एक श्रेष्ठ नागरिक की रचना करें, उनको गढ़ें, उनके भीतर 21वीं सदी हेतु आवश्यक कौशलों का विकास कर सकें। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं संक्षेप में आपको हिंदी विल पुस्तक की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। हिंदी विल पुस्तक में हमने उत्तम तथा उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाओं को स्थान दिया है। इस पुस्तक में पर्याप्त अभ्यास कार्य है जो स्वाध्याय के रूप में बच्चा स्वयं करके सीखता है। और इस पुस्तक की जो सबसे खास विशेषता है वो है यह पुस्तक स्वयं में ही व्याकरण का ज्ञान कराने में पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है। हिंदी विल पुस्तक व्याकरण को प्रारंभिक स्तर से ही लेकर आपके साथ साथ चलती है, जिससे आपके विद्यार्थी किसी भी प्रकार से भाषा, व्याकरण में कोई परेशानी महसूस ना करें। यह पुस्तक व्याकरण का ज्ञान कराने में पूर्ण रूप से सक्षम है। एनईपी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने इस पुस्तक में अधिकाधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया है, जिसके लिए एक क्यूआर कोड तथा रीड अलाउड सेक्शन इस पुस्तक में अतिरिक्त तथा विशेष रूप से जोड़ा गया है, जो आपको तथा विद्यार्थियों को बहुत ही मददगार साबित होगा। जब हम हिंदी विल की बात करते हैं तो हिंदी विल वह पुस्तक है जो सीखने की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के लिए सुगम, संवादात्मक और मनोरंजक बना देती है। पुस्तक की रचना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सभी पाठ आज के जीवन से जुड़े हों। आधुनिक साहित्यकारों के साथ साथ हिंदी के प्राचीन लेखकों की सुप्रसिद्ध रचनाएं अपने देश की संस्कृति और विविधता के अनुसार विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं की रचनाएं भी हिंदी विल में सम्मिलित की गई हैं। ये पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने, बोलने तथा सुनने की कला के साथ साथ भाषा एवं शब्द ज्ञान तथा संचार माध्यमों का ज्ञान कराने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। हमने पाठ्य पुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिका का मिला जुला रूप बनाकर बच्चे के ऊपर से बस्ते के बोझ को घटाने में मदद की है। सभी पाठों में उपलब्ध कराए गए रचनात्मक कार्यों तथा गतिविधियों के कारण विद्यार्थी की रोचकता बनी रहती। कहानी, कविता, लेख, वार्तालाप, नाटक, पत्र आदि विषयों पर आधारित पाठों द्वारा पुस्तक में सजीवता एवं रोचकता लाने की पूरी चेष्टा की गई है। सुंदर चित्रों द्वारा
पुस्तक को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें दिए गए क्यूआर कोड, जिनके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं सीधे जाकर उस पाठ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं तथा अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। यदि मैं कम शब्दों में कहूं तो हिंदी व्हील एक ऐसी रोमांचक श्रृंखला है जो भाषा और साहित्य का एक एकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करती है। पुस्तक पढ़ते समय विद्यार्थी हिंदी व्हील नामक एक काल्पनिक शहर की यात्रा पर जाएंगे। यह एक ऐसा शहर है जहां लोग हिंदी को सही तरीके और आत्मविश्वास से बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। यही इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य भी है। हमने जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक की रचना की है वो है विद्यार्थियों को धारा प्रवाह और प्रभावी ढंग से भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को भाषा के प्रति आकर्षित करना, उन्हें उत्साहित करना और हिंदी भाषा का उपयोग करने तथा इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष, संवादात्मक और मनोरंजक बनाना, विषय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड विद्यार्थियों को सीखने को और अधिक आकर्षक तथा मनोरंजक बनाने में डिजिटल सहायता प्रदान करते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से ऑडियो स्ट्रीमिंग भाषा को सही ढंग से और आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए विद्यार्थियों को मेरे साथ सीधे जोड़ती है और वे मेरे साथ पढ़ने का आनंद व अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। एनईपी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर उसे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए समग्र शिक्षा की दिशा में विशेष अर्थात स्पेशल विकासात्मक कार्य क्षेत्र के लिए अनेक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ हिंदी व्हील में हम उनका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इनका संक्षिप्त नाम स्पेशल उन 7 महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें एनईपी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारी पुस्तक में स्थान स्थान पर चिन्हित किया गया है। प्रतीक के साथ प्रत्येक अक्षर हमारी सामग्री में शामिल समान विकासात्मक कौशल के लिए एक विशेष सेट का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए एस का अर्थ यहाँ पर सोशल स्किल डेवलपमेंट, इमोशनल, इथिकल एंड लाइफ स्किल से लिया जाता है, जिसे हम सामाजिक कौशल विकास, भावनात्मक, नैतिक और जीवन कौशल विकास भी कहते हैं। पी अर्थात फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ई अर्थात एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट, सी अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आई अर्थात इंटीग्रेटेड न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी मल्टीडिसिप्लिनरी, ए अर्थात आर्टिस्टिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इसी प्रकार एल अर्थात लैंग्वेज लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप हिंदी व्हील पुस्तक को देखेंगे तो उस पुस्तक में प्रत्येक पाठ तथा अभ्यास कार्य में आपको यह 7 कैरेक्टर्स स्थान स्थान पर चिन्हित दिखाई देंगे। ये सभी कैरेक्टर उस स्थान विशेष पर प्रयुक्त कौशल को प्रतिपादित करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसा कि हमने हिंदी व्हील के इंट्रोडक्शन में कहा कि यह एक काल्पनिक नगर है। आज हम और आप इसे कल्पना से वास्तविकता की ओर लाएंगे। आइए जाने कि हम और आप मिलकर कैसे इस कल्पना को साकार करेंगे। हिंदी व्हील के माध्यम से हम भाषा को ग्राह्य तथा सुबोध बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके भीतर रुचि जागृत करेंगे कि वे विषय से जुड़ पाए। हिंदी व्हील के माध्यम से विद्यार्थियों के भीतर भाषाई कौशलों का विकास करेंगे। जब हम भाषाई कौशल की बात करते हैं तो यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी भाषा को सरल तथा ग्राह्य बनाने के लिए शिक्षक तथा पुस्तक दोनों की प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए आज हम यहाँ शिक्षक और पुस्तक दोनों की ही बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी आज एक वैश्विक भाषा बन चुकी है।
तो ऐसे में एक अध्यापक के रूप में हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम इसे सरल, सहज, सुबोध तथा ग्राह्य बनाकर व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का कार्य करें। हमें इसे क्लिष्ट नहीं बनाना, हमें इसे व्यवहारिक बनाना है, जिससे विद्यार्थी को यह हिंदी अपने अंदर जुड़ी हुई महसूस हो, वह इसका हाथ ना छोड़े, इसका साथ ना छोड़े। हम सभी को यह याद रखने की आवश्यकता है कि हिंदी मातृभाषा नहीं, मातृभाषा है। इसके लिए हम सभी को मिलकर पर्याप्त प्रयास करने होंगे ताकि विद्यार्थी को हिंदी में भी उसी प्रकार का आनंद प्राप्त हो जिस प्रकार का आनंद वह दूसरी भाषाओं में प्राप्त करता है। और यह तभी संभव है जब आप भाषा को व्यवहारिक बनाएं, और इसमें हमारी सहायता करती है हिंदी भी, क्योंकि हमने इसे ऐसा स्वरूप दिया है कि यह हमें विदेशी भाषाओं समेत गैर हिंदी भाषाओं की संस्कृति की विविधता से भी परिचित कराती है। आज हिंदी भाषा ने दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकार किया है। आप हिंदी की आधुनिक शब्दावली को देखिए, उसमें हमने डॉक्टर भी ले लिया, कंप्यूटर भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो हमने अन्य भाषाओं से ले ली। हमने यह नहीं कहा कि नहीं, इन चीजों को हम हिंदी में नहीं ले सकते, हमने लिया। अनेक तथ्यों तथा उदाहरणों के द्वारा हमने अपनी पुस्तक हिंदी बिल में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि वह अध्यापक की सच्ची सहायक बन सके तथा विद्यार्थियों के विकास में सहायक सिद्ध हो। जब हम अपनी कक्षा में जाएं, तो एक अध्यापक के रूप में हमें ऐसे बिंदुओं की पहचान करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी को कक्षा में सक्रिय रूप से भागीदारी का मौका मिले। ऐसा ना हो कि यदि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो उनमें से केवल 10 विद्यार्थी ही हमें जवाब दें। और इसके लिए हमने अपनी पुस्तक हिंदी बिल में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया है। अनेक चित्र कथाओं के द्वारा, अनेक QR कोड के द्वारा हमने इस पुस्तक को दृश्य श्रव्य सामग्री से सुसज्जित किया है। यदि मैं उदाहरण के रूप में बात करूं तो वर्णमाला में आजकल विद्यार्थियों को बहुत परेशानी है। कक्षा 1 से कक्षा 8 के अध्यापक मेरे साथ जुड़े हैं, तो कृपया वर्णमाला पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में नहीं पता। किस वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाएगा, कहां से किया जाएगा, वो नहीं जानते। वर्णमाला का क्रम क्या है, उन्हें नहीं पता। क ख के बाद क्या आएगा, उन्हें नहीं पता। च के बाद क्या आएगा, वो नहीं जानते। इसके लिए भी दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत काम आती है, क्योंकि हमने अपनी पुस्तक में वर्णमाला के आधार पर भी दृश्य श्रव्य सामग्री का संकलन किया है। 10 खड़ी की वीडियो को ऑडियो स्ट्रीमिंग के साथ विद्यार्थी को समझाया गया है। अब हम उन भाषाई कौशलों की बात जिनकी विद्यार्थियों को बहुत आवश्यक। ये है LSRW। ये LSRW क्या है, इसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भाषा हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। हमें अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक सशक्त माध्यम की आवश्यकता होती है, और भाषा इसके लिए सबसे सार्थक माध्यम होता है। परंतु अपनी बात को, अपने विचारों को सही प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए भी कुछ कौशल होते हैं, जिनके सही प्रयोग से विद्यार्थी अपने विचारों या भावों को सही अर्थ में, सही रूप में किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकती है। भाषा कौशल के प्रयोग से एक साधारण से विचार को भी विद्यार्थी उत्तम शब्दावली एवं सही लय और प्रवाह का इस्तेमाल करके बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकता है। एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण। ये भाषा कौशल 2 प्रकार के हैं, ग्रहणात्मक तथा अभिव्यक्तात्मक। ग्रहणात्मक कौशल वो हैं
जिन्हें ग्रहण किया जाता है, अर्थात श्रवण यानी कि सुनना और पठन यानी कि पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल वो हैं जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ये हैं वाचन अर्थात बोलना और लेखन अर्थात लिखना। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इन चारों का ही बहुत महत्व है और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमने हिंदी विल सीरीज को तैयार किया है। यहां सुनने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है जिससे विद्यार्थी पाठ को सही उच्चारण, भाव तथा लय के साथ सुनता है तथा उसका अर्थ ग्रहण करता है, भाव ग्रहण करता है। इसके पश्चात कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति में वाचन किया जाएगा और अंत में लिखित अभ्यास करने के लिए पुस्तक में पर्याप्त अभ्यास कार्य प्रदान किया जाएगा। चर्चा के इस चरण में अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एनईपी के संदर्भ में हिंदी विल की क्या उपयोगिता है, हम उसका प्रयोग किस प्रकार करें। उदाहरण के रूप में किसी कक्षा में यदि 30 विद्यार्थी हैं तो उन सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। हर विद्यार्थी यूनिक है, अलग है, इसलिए हमें इस तरीके से बच्चे को ग्रूम करना है, डेवलप करना है, टीच करना है जिससे हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजों को सही तरीके से सीख सके। और यहां यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा व्यवस्था टीचर सेंट्रिक की जगह चाइल्ड सेंट्रिक होकर आगे बढ़े। अब प्रश्न यह उठता है कि कक्षा के 30 विद्यार्थियों को अध्यापक 30 अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ा सकता, तो फिर ऐसा कौन सा तरीका हो कि वो 30 बच्चे अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्न कर सके। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसका सबसे सही और प्रभावी विकल्प है। जब हर बच्चा सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग की तरफ बढ़ेगा, प्रोजेक्ट करेगा, एक्टिविटीज करेगा, जब वह विद्यार्थी अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखने का प्रयास करेगा तो वह सही अर्थों में सीख सकेगा। और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हमने हिंदी विल पुस्तक की रचना की है। हिंदी विल एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती है। हिंदी विल की रचना करते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हम विद्यार्थियों को ऐसी पठन सामग्री, ऐसी पुस्तकें उपलब्ध करा पाएं जिनके माध्यम से वे हिंदी भाषा की ओर आकर्षित हो सके तथा अपने दिल से इस भाषा को ग्रहण करें। वास्तव में शिक्षक का कार्य है पथ का प्रदर्शन करना, बच्चे को स्वयं विकास के अवसर देना, बच्चे को स्वयं क्रिया करके ज्ञान अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता देना तथा यही कार्य हम हिंदी विल के माध्यम से तथा अपने सम्माननीय शिक्षकों की सहायता से कर रहे हैं। जैसा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। जी हां, दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जिसे अध्यापक के द्वारा छात्रों को सीखने की प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को बनाए रखने के लिए, थॉट एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। यहां मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा जो इनडायरेक्ट अनुभव है वो बच्चों के अंदर डायरेक्ट आता है। हम किसी भी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ाएं, कक्षा में कविता पढ़ाएं या किसी कहानी का वाचन करें, ये दृश्य श्रव्य सामग्री हमारी सहायता करती है। इनका बहुत महत्व है। हम बच्चों को जो ज्ञान देना चाहते हैं, उनके अंदर जो कौशल उत्पन्न करना चाहते हैं, जो रुचि उनमें जागृत करना चाहते हैं, उन सब में दृश्य श्रव्य सामग्री सहायता प्रदान करती है। और इसी बात का पूरा ध्यान हमने हिंदी विल की रचना करते समय रखा है। यदि हम बच्चों के स्वभाव की बात करें तो बच्चों का स्वभाव क्या होता है? बच्चों का स्वभाव होता है क्रियाशील होना। वो क्रिया को करते हुए देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री उनकी रुचि को बढ़ाने में सहायता, बच्चों का ध्यान केंद्रित करती है और इसमें आपकी मदद करती है हिंदी विल। यहाँ हमने एक क्यूआर कोड दिया है
जिसे स्कैन करके विद्यार्थी पाठ को सीधे सुन सकते हैं। एक छोटे से क्यूआर कोड की सहायता से आप अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस क्यूआर कोड का हम प्रयोग कैसे करें? पहले हम बच्चे को पाठ के विषय में प्रारंभिक ज्ञान देंगे, सामान्य ज्ञान देंगे तथा उसके पश्चात उन्हें इसे सुनने के लिए प्रेरित करें। जब एक बार बच्चा इस कहानी को देख तथा सुन लेगा तो फिर हम उससे इस कथा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से इस प्रकार की सामग्री दिखाकर यदि हम पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं तथा सहजता के साथ सीखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये सामग्री विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति में तो सहायक सिद्ध होती ही है, साथ ही उनके बौद्धिक स्तर को विकसित करने में भी सहायता करती है। हमारी और आपकी कक्षा में 4 प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं: औसत, सामान्य, मेधावी और अति मेधावी। हिंदी विल में हमने जो भी साधन प्रयोग, जो भी सामग्री बनाई है वह इन सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। एक अध्यापक के रूप में आपको भी इस प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से सहायता मिलती है तथा पाठ को पढ़ाने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको हिंदी विल के रीड अलाउड फीचर्स के बारे में बताऊं। यह फीचर सशक्त तथा समृद्ध शब्दावली विकसित करता है। बोले तथा लिखे शब्दों के बीच सह संबंध बना, जिससे विद्यार्थी उसे सरलता के साथ समझ सके। अनुभूति तथा मस्तिष्क के विकास को सशक्त करता है। भावनाओं को समझने और खोजने का सुरक्षित तरीका प्रदान करता है तथा सहानुभूति को बढ़ाता है। यह संचार कौशल को विकसित करने में सहायता करता है तथा साक्षरता को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इंटीग्रेटेड पाठ योजना बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम उसे अधिक से अधिक विषयों के साथ जोड़ पाएं। आइए देखते हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इंटीग्रेटेड पाठ योजना को किस प्रकार से तैयार किया जाए। उदाहरण के लिए हमने कक्षा 5 में एक पाठ लिया है, पेड़ पौधे और हमारा जीवन। इस पाठ को पढ़ाते समय हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखना है, जहां पेड़ पौधों के बिना काम नहीं चल सकता। विज्ञान, पर्यावरण, जीव विज्ञान, भूगोल आदि समस्त विषयों से आप इस पाठ को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य पाठ कक्षा 6 में दिया गया है, जिसका नाम है हवा पानी का मुकदमा। इस पाठ को आप प्रकृति संरक्षण से जोड़ सकते हैं, आप पर्यावरण से जोड़ सकते हैं, आप प्रदूषण से जोड़ सकते हैं, आप विज्ञान से जोड़ सकते हैं, आप भूगोल से जोड़ सकते हैं। कक्षा 7 में दिया गया पाठ आर्यभट्ट भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को बताता है। इस पाठ को आप गणित के साथ जोड़ सकते हैं। इस पाठ को आप भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। इस पाठ को आप विज्ञान के साथ साथ इतिहास से भी जोड़ सकते हैं। इस पाठ को आप भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह कक्षा 8 में दिए गए पाठ सूर्यपुत्री यमुना को आप अनेक विषयों के साथ जोड़ सकते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, प्रदूषण, भूगोल, इतिहास अनेक विषय शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपके साथ इस विषय पर चर्चा करूंगा कि हम किसी भी पाठ को इंटीग्रेटेड कैसे बनाएं। उदाहरण के लिए हमने अनेक पाठों को पानी से संबंधित देखा, तो पानी से संबंधित पाठ को हम हिंदी में एक पाठ के रूप में देख सकते हैं। उसमें प्रस्तुतिकरण, उसमें बच्चे का हाव भाव, बच्चा किस प्रकार से वाचन करेगा, बच्चा उस पाठ पर आधारित कोई लेख, कोई कविता, कोई अभिव्यक्ति किस प्रकार करेगा, ये हम हिंदी विषय में समझाएंगे। पानी से संबंधित कोई पोस्टर बनाकर उसे आर्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। पानी को एक रिसोर्स तथा डिजास्टर के रूप में आप उसे भूगोल के साथ जोड़ सकते हैं। पानी के और नदियों के ऐतिहासिक महत्व को लेकर आप उसे इतिहास के साथ जोड़ सकते हैं
जहां आप उसे सिंधु घाटी सभ्यता आदि के विषय में भी बता सकते हैं कि क्यों सभी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी घाटी के आसपास हुई। हिंदी व्याकरण की बात करें तो पानी को आप समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरों, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, दोहे तथा संवाद लेखन के माध्यम से और अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। विज्ञान के साथ पानी को कंपोजिशन, वाटर साइकिल, पॉल्यूशन या कंजर्वेशन के रूप में जोड़ा जा सकता है। और तो और पानी को आप फिजिकल एजुकेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को पानी से संबंधित खेलों की जानकारी दी जा सकती है, पानी से संबंधित क्रियाओं की जानकारी दी जा सकती है। पानी को आप योगा के साथ भी जोड़ सकते हैं, जिसमें जल नीति आदि क्रिया के बारे में बताया जा सकता है। पानी को आप परफॉर्मिंग आर्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं, जहां विद्यार्थी नृत्य तथा गायन द्वारा पानी का वर्णन कर सकते हैं। तो आपने देखा, हम किसी भी पाठ को इंटीग्रेटेड बनाकर उसे विविध विषयों के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा पठन पाठन करके हम विद्यार्थियों को उस विषय का और अधिक ज्ञान दे सकते हैं। हम एक ही कक्षा में अनेक शिक्षकों की मदद से उस पाठ को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। हिंदी बिल की रचना करते समय हमने अपने अध्यापकों का विशेष ध्यान रखा है। उनकी सहायता के लिए हमने हिंदी बिल पुस्तक के साथ टीचर कंपास की भी रचना की है, जिसमें सभी पाठों के लिए प्रभावी पाठ योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। हमारा यह प्रयास है कि अध्यापक गण हिंदी बिल के माध्यम से हिंदी के पठन पाठन को आकर्षक, सहज, सरल तथा सुबोध रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि वे कभी भी किसी भी रूप में स्वयं को अकेला महसूस ना करें। याद रखें, विद्यार्थियों की इस यात्रा में हमें हमेशा उनके साथ उनका पथ प्रदर्शक बनकर रहना है, उनका मार्ग प्रशस्त करना है, ताकि उनके मन में हिंदी भाषा के लिए सम्मान की भावना का उदय हो और वे एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी बिल के माध्यम से विद्यार्थियों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होगा। विद्यार्थी पाठ के आदर्श वाचन को ध्यान से सुनेंगे तथा अर्थ ग्रहण करने में सक्षम होंगे। वे विषय वस्तु को पढ़ेंगे, अर्थ ग्रहण करने में सक्षम होंगे तथा पाठ से शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम होंगे। उनके पठन पाठन की क्षमता बढ़ेगी। विद्यार्थियों की लेखन तथा अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा तथा वे अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन तथा प्रश्नोत्तर लिखने में सक्षम होंगे एवं अपने विचारों को प्रकट करने में भी सक्षम होंगे। विद्यार्थी नए तथा कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उन्हें पर्यायवाची के रूप में वाक्यों में प्रयोग करने में सक्षम होंगे तथा वाक्य रचना के विभिन्न प्रकारों को भी जानेंगे। विद्यार्थी पाठ में प्रयुक्त नए शब्दों का व्याकरणिक परिचय प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। प्रत्येक अध्यापक के लिए विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हम और आप अपने विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से प्रेरित करें, इसके विषय में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक अध्यापक के रूप में हम छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखें और उनको समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर दें। अपने कालांश की शुरुआत सवालों के साथ करें, जवाब के साथ नहीं। सवालों का जवाब रटना एक बोरियत भरा कार्य होता है। ऐसा करके आप विद्यार्थियों की सीखने में रुचि को बरकरार रख सकते हैं। विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के साथ अपने ज्ञान व समझ को जोड़ने का अवसर दें। कक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली रणनीति अपनाएं और विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों को अपने बेस्ट अनुभवों के साथ आगे बढ़ने का माहौल दें। उन्हें ऐसे असाइनमेंट दें जो उनकी रुचि के साथ मेल खाते हों। विद्यार्थियों को खुद करके सीखने का अनुभव दें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि एक अध्यापक के रूप में आप उनकी परवाह करते हैं। साथ ही साथ उन्हें उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत रूप से बताते रहें। मेरा विश्वास है
कि हमारी आज की यह चर्चा सार्थक सिद्ध होगी तथा हिंदी बिल की रचना करने का हमारा उद्देश्य भी सफल होगा। आप कभी भी हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं अथवा किसी भी सुझाव या शंका हेतु हमसे inquiry@chetnaeducation.com पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा